तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है मीन लग्न की। और आपकी जो राशि बनी है वो है वृष राशि। और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे एक ही सवाल लिख के भेजा है कि आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ, विवाह कब होगा, विवाह का सुख कैसा होगा। उम्र भी आपकी देखो जी 33-34 साल के आसपास हो चुकी है। 91 का आपका जन्म है। तो ऐसा मैं पूरा आपको विस्तार में समझाऊंगा कि आपकी विवाह में दिक्कत क्यों आ रही है, क्या करना है आपने। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली आपकी बनी है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये आपका 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा आपका होगा, पहले घर को देखना पड़ेगा। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। ये सातवां घर आपके पति का है, जो आपका सवाल भी है। पति देखना, इस घर को देखना पड़ेगा। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है बच्चों के बारे में जानना, आपने बच्चे आपके कैसे होंगे, तो बच्चों का घर पहले देखो कौन सा है, वो है 5वां घर। तो 5वें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे। और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, इसका जो मालक है वो है चंद्रमा। तो आपके बच्चों के बारे में देखना है तो चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में हमने धन के बारे में जानना है, दूसरा अगर कुंडली में धन का होता है तो दूसरे घर से आपका धन देखेंगे। धन के बारे में अगर जानना है, और दूसरे घर में नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, माल किसका बना, ये मंगल। तो आपके धन के बारे में जानना है, मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखा जाता है। अब देखो जी आपकी जो कुंडली है, सवाल की कुंडली है कैसी। अगर आपको मैं सही बताऊं, आपकी कुंडली में मुझे ज़्यादा ग्रह आपके खराब लगे हैं। अच्छे ग्रह कम हैं, खराब ग्रह ज़्यादा हैं। अब सवाल ये है कि अच्छे ग्रह या खराब ग्रह होते क्यों हैं। ये 9 ग्रह जो होते हैं इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह किसी नीच राशि में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। अब आपकी कुंडली में 3 ग्रह नीच के बैठे हैं। राहु नीच का बैठा है, केतु नीच का है और सूर्य नीच का है। ये 3 ग्रह तो आपको बहुत ज़्यादा खराब फल देंगे। इसके अलावा ये ग्रह अगर अपने दुश्मन के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा कर देते हैं, या ये छठे, 8वें, 12वें घर में हो तब भी बुरे फल देते हैं। अब आपके यहाँ पे देखो छठे घर में 2 ग्रह बैठे हैं, 8वें घर में, मतलब सीधी सी बात है आपके अच्छे ग्रह कम है, खराब ग्रह ज़्यादा हैं। और ये जो 9 ग्रह होते हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं जब इनकी दशा चलती है। और अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है वो है इस राहु ग्रह की। राहु की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। कब से चली है, ये 2011 में आपके ऊपर चली है। पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं, 14-15 साल हो चुके हैं। अभी भी 4-5 साल की पड़ी है, 29 में ख़त्म होगी। तो हमने क्या देखा कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो राहु ग्रह का है। क्यों, क्योंकि राहु की भाई महादशा चल रही है आपके ऊपर। अब सवाल कि राहु का आपके ऊपर असर कितना है, वो है 80%। आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में अभी आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो कारण बड़ा राहु है। और कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा। ये चली है शुक्र की, 10वां महीना 22 से चली हुई है, पिछले 2 साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी 10वां महीना 25 में जाके। तो हमने अभी क्या देखा कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे जो बड़ा असर है वो इस राहु ग्रह का है। मतलब आपके जीवन में जो कुछ अभी हो रहा है वो कारण ये राहु है। अभी हम इस राहु को देखेंगे कि अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा निकला राहु आपका, फिर तो आपके जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला, भाई बुरा ही बुरा करेगा। अब बुरी बात है कि आपका मुझे खराब लगा राहु।
मतलब आपके ऊपर जिसका बड़ा असर राहु का है, ये अच्छा मुझे नहीं लगा, ख़राब है बड़े लेवल पे। क्यों? क्योंकि नीच का बैठ है, ये आपको ख़राब फल देगा। आप ये समझ लो अभी आपका जो समय चल रहा है ये बुरा समय चल रहा है। बाकी आपको मैं अभी विस्तार में समझाता हूँ। अब सवाल कि राहु क्यों बुरा है। राहु पहले देखो कहाँ बैठा है, ये 10वें घर में बैठा है। 10वां घर किसका है पहले वो समझो। 10वें घर से काम काज देखा जाता है, पिता देखा जाता है, सरकार देखी जाती है और मान प्रतिष्ठा। ये जो चार चीज़ें मैंने बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर को देख के डिसाइड होगा। और आपको मैंने अभी समझाया था घर का मालिक देखना है, तो 10वें घर में क्या लिखा है, 9 लिखा है। 9 है धनु राशि, मालिक इसका गुरु देखा जाएगा। और गुरु के अलावा 10वें घर में आके देखो राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। अब राहु की पहले बात कर लेते हैं। तो राहु जो कि आपका 10वें घर में आया है और वहाँ पे जो 9 लिखा है धनु राशि, ये राहु की है नीच राशि। तो सवाल कि राहु क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लो एक घर है, मान लो मेरा ही घर है, मैंने एक घर बनाया है। अब मेरे घर में मेरा एक आ चुका है दुश्मन। दुश्मन मेरे घर में आ चुका है, तो घर में आके क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा मेरे घर में। वो मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये जहाँ बैठा है 10वें घर में, गुरु के घर में बैठा है, गुरु को अपना मानता है अति दुश्मन। और ये गुरु इसकी राहु की नीच राशि भी है, तो राहु इस 10वें घर को बुरी तरह से खराब कर देगा। 10वां घर किसका है, काम काज। तो राहु आपको सबसे बड़ी दिक्कत आपके काम काज में देगा। आपको आप जो भी नौकरी कारोबार करेंगे उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपके। बार बार नौकरी का छूटना, या नौकरी ना मिलना, या नौकरी में प्रमोशन ना होना। 10वां घर पिता का है, राहु की वजह से पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, आपकी राहु मान हानि करेगा, आपको समाज में ज़्यादा मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन का घर है, धन की हानि। चौथे घर को देख रहा है मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। छठे घर को देख रहा है रोगी बनाएगा, शत्रु। और राहु आपको हज़ारों लाइफ में दिक्कतें पैदा देगा, आपको स्ट्रगल कराएगा, आपके कामों में रुकावटें आएंगी, आपका कोई भी काम आसानी से बनेगा नहीं। ये जो दशा आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा आई भाई सब तब से ही दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी। ये वैसे भी दान वगैरह होते हैं, इसकी दशा आ जाए दिक्कतें आती हैं। आपका तो बैठा भी नीच का है, तो आपको मतलब आपका राहु का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि राहु को कैसे सही करना है, वो आपको मैं अभी देखो जो भी उपाय हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रह क्योंकि ज़्यादा खराब हैं तो पाठ पूजा फिर ज़्यादा हो जाएंगे। आपको जो मेन पाठ पूजा वो मैं बाद में बता देता हूँ क्या है। पहले एक बार सभी ग्रह आपके मैं कवर कर देता हूँ, क्योंकि आपका जो मेन सवाल है वो आपने मुझे बोला विवाह के बारे में सवाल है आपका, कि विवाह क्यों नहीं हो रहा भाई, क्योंकि वही आपने लिख रखा है कि शादी कब होगी। अब देखो जी 12 घरों में, क्योंकि आपका सवाल है विवाह को लेकर, तो विवाह का घर कुंडली में ये 7वां घर होता है। 7वें घर से देखा जाएगा आपके पति के बारे में कि भाई पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, ये 7वां घर देखा जाता है। खाली आपकी कुंडली नहीं, कोई भी कुंडली में 7वां घर पति पत्नी को होता है। अब आप एक लड़की हैं तो 7वां घर आपके पति का होगा। और आपको मैंने अभी क्या बोला था, घर का मालिक देखना होता है। तो 7वें घर में नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, इसका जो मालिक है वो है बुध। तो आपके पति के लिए हमें 7वें घर के मालिक इस बुध को देखना पड़ेगा। बुध को देखने का मतलब ये है कि बुध कहाँ बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, बुरे घर में है, कैसा है। तो एक तो बुध देखना पड़ेगा आपके पति के लिए। देखो जी कुछ ग्रह और भी हैं बुध के अलावा। एक तो आपका ये जो गुरु होता है, ये जो लड़कियां होती हैं, गुरु लड़कियों की कुंडली में पति का कारक होता है। तो हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। गुरु के अलावा शुक्र को भी देखा जाता है, शुक्र क्योंकि विवाह का कारक होता है। तो कितने ग्रह हुए, 7वें घर के मालिक बुध को देखना पड़ेगा, वैसे सबसे जरूरी है बुध का देखना। और गुरु शुक्र को भी देखना पड़ेगा, गुरु पति का कारक है और जो शुक्र है विवाह का कारक है। इसके अलावा ये भी देखना पड़ेगा कुंडली में कि मंगल दोष बना है या नहीं। और आपकी कुंडली में बना है मंगल दोष, क्योंकि मंगल 8वें घर बैठ के मंगल दोष लेके बैठा है। और जब मंगल दोष बनता है तो 2 दिक्कतें होती हैं। अब मंगल दोष आपकी कुंडली में बना है, ये 2 दिक्कतें देगा। पहली दिक्कत आपके मंगल की वजह से आपके विवाह में देरी होगी। दूसरा दिक्कत आपके विवाह होने के बाद भी आपके पति पत्नी में मनमुटाव होंगे इस मंगल दोष की वजह से। लेकिन सबसे जो मेन है, पहले मैं 7वें घर के मालिक बुध की बात करूँ, क्योंकि जो सबसे जरूरी होता है घर का जो मालिक है उसको देखा जाता है। अब 7वें घर का मालिक सवाल कि बुध अच्छा है या बुरा है, तो आपका जो बुध है ये भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि बुध एक तो खराब होने का कारण है ये 8वें घर में आके बैठा है, खराब घर में। 8वें घर से आयु, मृत्यु दल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। इसकी वजह से बुध आपको खराब फल देगा। बुध देखो जी खराब होने के एक दो कारण और भी। एक तो बड़ा कारण वैसे ही 8वें घर में बैठे, मैंने आपको पहले बोला था 6ठा, 8वां, 12वां, इन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। 8वें घर से काफ़ी खराब चीज़ें जो देखते हैं। तो बुध एक तो आपका बैठा है 8वें घर में आके, ऊपर से अस्त भी बैठा है।
मृत अवस्था में बैठा है और साथ में मंगल के बैठा है। अब बुध की वजह से बना है यहाँ पे विवाह विलंब योग बना है, मतलब बुध ही दिखा रहा है कि एक तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा, पहली बात ये। और दूसरा, अगर आपका विवाह हो भी गया तो आपके पति से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे बहुत सारे। और ये खासकर जो लड़ाई झगड़े होंगे वो पहले विवाह, जैसे मान लो आपका आज विवाह हो गया, मान लो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आज आपका मान लो विवाह हो गया, तो आपके जो अभी जो पहले 3-4 साल होंगे विवाह के बाद, उसमें आपके लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे। जो पहले 3-4 साल होंगे विवाह के बाद, उसमें लड़ाई झगड़े बहुत सारे होंगे। लेकिन उसके बाद ये लड़ाई झगड़े कम हो सकते हैं, लेकिन पहले 3-4 साल तो इतने लड़ाई झगड़े होंगे, हो सकता है आपका डिवोर्स भी हो सकता है इस बुध की वजह से। क्योंकि बुध कुमार ग्रह तो पहले सालों में ही विवाह में दिक्कतें पैदा कर देगा आपके स्टार्टिंग में। तो हमने अभी क्या देखा कि आपका बुध ये दिखा रहा है कि आपके विवाह में देरी भी होगी, और विवाह हो भी गया तो आपकी पति से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे पति से बहुत सारे, पति का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आपको आएंगी। मतलब आपका बुध भाई सही होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको विवाह का सुख चाहिए। अब इस सवाल ये कि बुध को कैसे सही किया जाए, तो बुध के देखो जी, आपने 3-4 मैं उपाय बता देता हूँ। पहला उपाय है आप बुध का मंत्र किया करो। और अभी ये जो मंत्र है ये बुधवार को शुरू कर लेना आप, संकल्प लेके। संकल्प आप ये लेना कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली में है विवाह के घर के मालक, और मेरा अभी तक विवाह नहीं हो रहा, मैं चाहती हूँ मेरा विवाह हो जाए, इसलिए आपका मैं आज से रोजाना मंत्र जाप किया करूँगी। तो सुबह के टाइम रोजाना ये मंत्र करना है। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। ये मंत्र आप चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, वो आपकी मर्जी है। दूसरा उपाय आपने करना है, बुध कवच का एक पाठ है वो पढ़ा करो या इसको सुना करो। तीसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़ लेना या सुन लेना। और चौथा उपाय है, आप यहाँ पे देखो जी, मैं फोर्स नहीं करूँगा, सभी उपाय करने आपकी मर्जी है। मंत्र वैसे ज़रूर करना, ये कंपलसरी है, बाकी कवच स्रोत के पाठ आपकी मर्जी है, करने करो चाहे नहीं करो, पहला मंत्र जरूर करना है। चौथा उपाय है, आप बुध देवता का व्रत रख लो, व्रत की जो कथा है वो कर लो, आरती कर लो। व्रत में क्या करना, मान लो जिस दिन बुधवार होगा सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करना कि हे बुध देवता जी, आज है दिन बुधवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगी क्योंकि आप मेरे विवाह के घर के मालक हैं, मेरा विवाह हो जाए। व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकती हैं, और व्रत कथा जो होगी वो सुन लेना, आरती कर लेना। तो ये तो हो गए बुध के उपाय। इसमें से सबसे बेस्ट है मंत्र, ये जरूर किया करो। कवच स्रोत की ये आपकी मर्जी है, चाहे इनको पढ़ लो चाहे सुन लो, नहीं अगर टाइम लगता चाहे रहने दो, मंत्र जरूर करना है। और व्रत भी आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, अगर आपको रखना आता है रख लो, वैसे रख ही लो कुछ, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता 5, 11, 21 व्रत कुछ रख लो व्रत अभी। लेकिन अभी आपको देखो जी, मैंने उपाय और भी बताने हैं क्योंकि उपाय जरूरी हैं आपके लिए। तो अब क्योंकि मैंने बोला था आपके पति के बारे में जानना है, पति का घर है 7वां, इस घर का मालिक बुध भी देखना पड़ेगा, और वो भी हमने देख लिया, और बुध हमें अच्छा नहीं लगा क्योंकि 8वें घर में बैठा है। अब गुरु को भी देखना पड़ेगा, गुरु पति का कारक होता है लड़कियों की कुंडली में, और गुरु आपका यहाँ पे बैठा है 6ठे घर में, और 6ठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा। गुरु भी दिखा रहा है कि आपका जो पति है रोगी होगा, या पति से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, पति से मनमुटाव होगा, गुरु भी दिखा रहा है। मतलब आपके विवाह में जो दिक्कतें परेशानियाँ आ रही वो थोड़ा सा कारण गुरु भी है, विवाह के बाद भी थोड़ा सा पति से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। अब गुरु के भी उपाय करने पड़ेंगे भाई। और शुक्र जो होता है इसका भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि शुक्र से देखा जाता है विवाह का सुख, और ये 7वें घर का भी कारक होता है। और शुक्र भी यहाँ पे देखो 6ठे घर में बैठा है, खराब घर में, मतलब गुरु भी खराब है, शुक्र भी आपके 6ठे घर में बैठे हैं, एक भी दोनों के भी उपाय करने पड़ेंगे। और मंगल दोष पहले से ही बना है 8वें घर में। मंगल दोष सवाल कि कब बनता है, मंगल देखो जी, जब भी किसी कुंडली में पहले घर में बैठा हो, चौथे घर में हो, 7वें घर में हो, 8वें घर में हो, या 12वें घर में हो, इन घरों में जब मंगल होता है तो मंगल दोष बनता है। और मैंने आपको बोला है मंगल दोष के 2 नुकसान होते हैं, एक तो विवाह में देरी होती है, और दूसरा विवाह होने के बाद पति पत्नी में मनमुटाव होते हैं। अब यहाँ पे वही बात फिर आ गई कि भाई मंगल दोष कैसे खत्म करना है। ज़्यादा उपाय नहीं, सिर्फ एक उपाय बता देता हूँ, वो है आप मंगल का जो देवता है, क्योंकि मंगल भी एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो है हनुमान जी। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करती हैं तो ये आपका जो मंगल दोष है ख़त्म हो जाएगा। तो मंगल दोष खत्म करने के लिए आप हनुमान जी के जो पाठ हैं ये सुबह शाम पढ़ लो, सुबह हनुमान चालीसा, संकट मोचन, शाम को बजरंग बाण पाठ पढ़ लो, ऐसे पाठ आप पढ़ सकती हैं। और गुरु शुक्र के लिए क्या करना है वो भी अभी आपको मैं बाद में बताता हूँ। तो हमने आपकी अभी कुंडली में क्या देखा कि आपकी जो विवाह के रिगार्डिंग कुंडली हमें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि 7वां अगर पति का घर जो है उस घर का मालिक बुध, एक तो वो 8वें घर में बैठा है, उसकी वजह से बना है विवाह भंग योग। दूसरा
मंगल दोष की वजह से भी विवाह में देरी आपके हो रही है। और तीसरा, गुरु पति का कारक वो छठे घर में है, शुक्र वो छठे घर में बैठा है, ये भी ये दिखा रहे हैं कि विवाह में देरी भी होगी और विवाह के बाद पति से मनमुटाव भी होगा। एक देखो जी, निवास कुंडली भी देखी जाती है। अब आपकी मैं क्योंकि निवास कुंडली विवाह के लिए होती है, वो भी आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। देखो, ये आपने मुझे डिटेल भेजी है, वायरल संगर का आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे ये कुंडली आपकी बनी है जो मैंने अभी यहाँ पे बना रखी है। देखो, वही ग्रह आपके गुरु शुक्र छठे घर में है, ये 7वां ग्रह है, ये तो लगन कुंडली होगी। अब आपकी मैंने क्या बोला, निवास कुंडली देखनी है। अब देखो जी, आपकी निवास कुंडली में ये 7वां घर ही देखना पड़ेगा कि 7वां घर कैसा है, 7वें घर में कैसे ग्रह बैठे। अब 7वें घर में क्या लिखा है, 6 माल किसका, बुध। एक तो बुध देखना पड़ेगा और 7वें घर में कौन बैठा है, राहु बैठा है। ये सबसे बुरी बात मुझे लगी है कि आपकी निवास कुंडली में 7वें घर में जो राहु बैठ चुका है, ये आपको विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा, हजारों दिक्कतें। ये दिक्कतें क्या देगा, आपके विवाह में बहुत ज़्यादा देरी होगी। विवाह से पहले भी रिश्ता नहीं होता, बनते बनते मतलब विवाह कभी रिश्ता हुआ टूट गया या रिश्ता ना बनना, देख दिखाई हो जाती है, बात नहीं बनती। और विवाह के बाद भी राहु दिक्कतें पैदा करेगा और ऊपर से आपकी राहु की दशा भी चली हुई है। देखो, तो आपकी देखो जी, मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने के दोनों तरफ से कारण है। लगन कुंडली में भी कारण देखो दिख रहे हैं, 3-4 कारण बने हैं। और निवास कुंडली में भी 7वें घर में राहु बैठा है और पहले घर से शनि 7वें घर को देख रहा है। तो ये पक्का कन्फर्म है आपको भाई, विवाह में दिक्कत जरूर आनी है। और विवाह जैसे अब एक तो आपका विवाह हो ही नहीं रहा, ये भी दिक्कत है, और विवाह के बाद भी दिक्कत आपको आएगी, जरूर दिक्कत आएगी विवाह के बाद भी। मतलब एक तो मुझे लग रहा है कि आपका डिवोर्स तक के चांस लग रहे हैं। डिवोर्स ना भी हुआ तो पति पत्नी में बनेगी नहीं, आपकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पति से आप खुश नहीं होंगी। अब देखो जी, आपके विवाह में दिक्कत आने का भी मैंने अभी बोला है, निवास कुंडली में राहु भी कारण है। और ये तो लगन कुंडली, इसमें कारण था बुध, उसका मैंने आपको उपाय बता दिया है। मंगल दोष है, उसका उपाय भी आपको मैंने बता दिया है। मंगल दोष के लिए हनुमान जी के पाठ, और बाकी छठे घर में गुरु शुक्र, इसके मैं अभी उपाय आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन आपकी निवास कुंडली में क्योंकि जो राहु है वो 7वें घर के ऊपर आके वो भी दिक्कतें पैदा कर रहा है, और ये बड़ा घर राहु भी है। और वैसे भी आपकी मैंने भी बोला था कि आपकी कुंडली में अभी आपको क्या समझाया था कि आपके जीवन के ऊपर आज अगर सबसे बड़ा असर वो राहु का है, क्योंकि राहु की आपकी चल रही है महादशा, इसका असर ज़्यादा है 80%। और ये 10वें घर में बैठा है नीच का, ये आपके काम काज में दिक्कतें देगा, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, और भी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें। और अभी हमने निवास कुंडली में देखा, वहाँ पे 7वें घर में जाके बैठा है, विवाह के घर में। अब आप एक पेन कापी में लिख लो कि अगर आप राहु को सही करती हैं फायदे क्या होंगे। नीचे पहले आंसर में लिखो, सबसे बड़ा फायदा आपको हजारों फायदे होंगे। दूसरा फायदा, सबसे मेन जो फायदा होगा, आपकी जो विवाह में दिक्कत आ रही है वो कारण क्योंकि एक राहु भी है निवास कुंडली में 7वें घर में बैठा है, तो वो दिक्कतें आपको नहीं आएंगी, विवाह आपका हो जाएगा, पति भी अच्छा मिलेगा। और भी आपके अगर काम काज में दिक्कतें आ रही, मतलब ये राहु सही हो लिया, मैं बोलूँगा लाइफ में चेंज आ जाएगा आपके में। तो राहु के सवाल की क्या उपाय हैं वो आपको मैं भी बता देता हूँ। राहु का देखो जी, जो सबसे पहला उपाय है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे करो। और ये मंत्र है 18,000, ये 18,000 मंत्र आपने पूरे करने हैं। और मंत्र का नाम है ओम राहवे नमः, 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः। तो ये मंत्र आपने शुरू करना है शनिवार को रात के समय शुरू करना है, संकल्प लेके शुरू करना है। संकल्प कैसे लेना, आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं और मुझे लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा आप मेरी निवास कुंडली में 7वां घर जो है विवाह का घर, वहाँ पे भी बैठे हैं और मुझे विवाह में भी दिक्कतें आ रही हैं। प्लीज़ मैं चाहती हूँ आपका बुरा फल मुझे ना मिले, आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आपके जो मंत्र हैं 18,000 वो मैं पूरे करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये 18,000 मंत्र शुरू करना शनिवार के दिन, और ये शुरू करना है मैंने बोला रात को। आप देखो जी, ये मंत्र आपने शनिवार को शुरू करके रोजाना आपने करने हैं, चाहे 2 माला कर लो, 3 माला कर लो, 4 माला कर लो। और ये पूरे कितने दिन में करने हैं आप, चाहे इसको 11 दिन में कर लो, चाहे 21 दिन में कर लो, चाहे 40 दिन में कर लो, चाहे आपके 1-2 महीने लग भी जाएँ, मंत्र पूरे कर लेना। और मंत्र पूरे करके फिर आप इनको छोड़ देना, लंबे समय के लिए मंत्र नहीं करने, बस पूरे करके छोड़ देने हैं। और उसके बाद इसके दूसरे जो उपाय हैं वो आपने करने हैं, जिसमें से दूसरा उपाय है आप राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुना करो। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया है, पहले सबसे पहले तो आप ये मंत्र पूरे करके छोड़ दो, उसके बाद ये दोनों पाठ शुरू कर देना, राहु कवच राहु स्रोत। और ये पाठ कब पढ़ने हैं, इनको या तो रात को पढ़ा करो या शाम को पढ़ा करो। और ये पाठ आप मत छोड़ना जब तक ये दशा आपकी चलेगी 29 तक, और जाना ये पाठ पढ़ा करो या इनको सुना करो। और एक है चौथा उपाय, राहु का जो दान है वो करना है, ये जरूर करना है, ये बेस्ट उपाय है।
और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज भी दूंगा, उसको देख लेना। और 5वां पहर राहु जो है एक दानव ग्रह है, इसको सही करना है तो कुछ आपको देवी देवताओं के पाठ पूजा करनी पड़ेंगी, जिसमें से एक तो नंबर है शिव जी का, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है, और दूसरा है हनुमान जी। दोनों की फिलहाल कर लो, या दोनों में एक की कर लो। वैसे हनुमान जी मैंने आपको इसके लिए बोला है मंगल, मतलब आपका हर हनुमान जी पूजा वासना करते हैं, आपका मंगल दोष भी खत्म होगा, राहु भी अच्छा होगा। हनुमान जी के जो पाठ मैंने बोले वो पाठ सुबह शाम पढ़ा करो, हनुमान जी के मंदिर जाया करो, और शिव जी का अगर घर के आसपास मंदिर है वहाँ पे भी जाना शुरू कर दो, या घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करो। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ करो। अब आपको मैंने बोला था, क्योंकि आपको मैंने पहले समझाया आपके ग्रह थोड़े से ख़राब ज़्यादा हैं तो पाठ पूजा करनी पड़ेंगे। वैसे तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ पाठ पूजा कम से कम बताने की। अब यहाँ पे देखो जी, आपके क्योंकि विवाह में दिक्कत आने के कारण हमने देखे कई कारण हैं। एक तो 7वें घर का मतलब बुध, वो कारण है बड़ा, और बुध ये बड़ा सबसे कारण है, इसके उपाय जरूरी है, और जो मैंने उपाय यहाँ पे लिखे हैं इसमें से मंत्र आपने जरूर करना है। और एक मंगल दोष है उसका, उसके लिए मैंने आपको हनुमान जी बोल दिया। और राहु भी, क्योंकि निवास कुंडली में 7वें घर के ऊपर आ रहा है, राहु के उपाय भी बता दिए। और वैसे भी राहु के उपाय जरूरी हैं क्योंकि इसकी बड़ी दशा है और नीच का है। और यहाँ पे मैंने बोला था गुरु शुक्र भी आपके विवाह में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, 6ठे घर में बैठे हैं। अब इनके लिए आप क्या करो, तो यहाँ पे देखो जी, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि सभी पाठ पूजा आप अभी शुरू कर दो, मतलब बुध के राहु के तो शुरू कर ही देना। ये जो गुरु शुक्र वाले पाठ पूजा हैं इनको आप चाहे 3-4 महीने के बाद शुरू कर देना। तो गुरु के लिए क्या करना है, गुरु का मंत्र है ये आप जाप किया करो, इसको चाहे 1 माला या 2 माला कर लो सुबह के टाइम। और इसका मंत्र है आप लिख लो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये गुरुवार को शुरू करना, मतलब भी रुक जाओ आप 1-2 महीना या रुक जाओ, आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कर लूँगी तो कर लेना, वैसे मैं आपको बोलूँगा अभी इसको 1-2 महीने के बाद शुरू कर लेना। गुरुवार को शुरू करना है और रोजाना 1 माला रख लेना। और ये मंत्र कब तक करना, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। और मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, 1 माला रख लेना, रोजाना 1 माला करनी है सुबह के टाइम। और ऐसे शुक्र के लिए क्या करो, शुक्र का भी आप मंत्र करना, लेकिन ये शाम को या रात को आपने करना है। और ये भी अभी आप रुक जाओ, इसको भी आप 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना। अब मतलब आपकी विवाह की रिगार्डिंग अभी हमने कुंडली पूरी देख ली है, मतलब विवाह की रिगार्डिंग कुंडली मुझे अच्छी भाई नहीं लगी। बाकी आपके मैं दूसरे ग्रह भी एक बार देख लेता हूँ। जैसे कि आपका यहाँ पे बचा शनि, बचा शनि आपका बहुत अच्छा है, ये है 11वां घर। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर में 10 लिखा माल शनि होता है, और शनि इसी घर में बैठा है। मतलब आपका शनि क्यों अच्छा है, क्योंकि ये 11वें घर में अपने ही घर में बैठा है। शनि फिर भी आपको आमदनी देगा, लाभ देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा। और ये 11वां घर है बड़े भाई बहनों का, अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है। और ऐसे ही यहाँ पे तीसरे घर में चंद्रमा बैठा है, ये भी अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है। ये जो 2 है वृष राशि चंद्रमा की है, उच्च राशि। क्या अच्छे फल देगा, तीसरे घर का अच्छा कर देगा आपको, पराक्रमी, मेहनती। अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है। और शुक्र चंद्रमा का अपना घर है ये 5वां घर। 5वें घर में 4 लिखा है कर्क राशि मालक चंद्रमा। और 5वां घर है संतान का। चंद्रमा आपकी संतान के घर का मालक होकर उच्च का बैठा है। चंद्रमा आपकी वैसे संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख अच्छा मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे चौथे घर में देखो केतु, ये नीच का बैठा है, ये चौथे घर की हानि कर देगा। चौथा घर है माता मकान वाहन। केतु की वजह से आपको लाइफ में माता मकान वाहन इनको लेकर दिक्कतें आएंगी। माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना। केतु के लिए आप कुत्तों को रोजाना रोटी डाल सकती हैं। और आपके यहाँ पे 8वें घर में देखो सूर्य नीच का बैठा है भाई, ये 6ठे घर का मालक है, नीच का बैठा है। सूर्य की दशा में दिक्कतें बहुत सारी बढ़ेंगी। जब भी कभी सूर्य की दशा आएगी आपको मैं दिखा देता हूँ दशा कब है। ये सूर्य की दशा देखो जी आपकी ये चलेगी, छोटी दशा आप तारीख लिख लो अभी आने वाली, बस ये 28/10 इसी साल 10वां महीना में स्टार्ट होगी, 25 में ख़त्म होगी, अगले साल 9वां महीना 26 में। ये जो 1 साल की आपकी दशा होगी इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। आपको सूर्य रोगी बना देगा, हेल्थ को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आनी है। तो सूर्य के जो पाठ पूजा है अभी आप चाहे रहने दो। सूर्य की दशा में आपने क्या करना है, सूर्य की जो दशा चलेगी इसमें आप सूर्य को जल देना, सूर्य का दान करना, सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है। 3 उपाय करने हैं सूर्य की दशा में, अभी रहने दो। अभी फिलहाल आप सूर्य को जल वैसे दे सकती हैं, सुबह के टाइम सूर्य को जल दे दिया करो। बाकी सूर्य कवच का जो पाठ बोला वो सूर्य की दशा में शुरू कर देना, अभी चाहे रहने दो। और सूर्य की दशा में दान भी करना है आपने ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी घर में देखो मंगल बैठा है, सूर्य बैठा भी राहु के नक्षत्र में बैठा है। मंगल आपकी बात करूँ, मंगल इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, भाग्य देखना है 9वें घर से। 9वें घर में 8 लिखा है मालक मंगल, 8वें घर में जाके बैठा, अस्त बैठा है, राहु के नक्षत्र में बैठा, भाग्य भंग योग बना है, भाग्य साथ नहीं देगा आपका।
और मंगल दूसरे घर का मालिक धन, धन 8वें घर में धन ही नहीं जो बना, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। भाई कुंडली में है ही ग्रह खराब, मैं क्या करूँ, मैं तो जो है आपको मुझे दिख रहा है आपको बता रहा हूँ, वैसे आपको मैं अपनी तरफ से बातें नहीं बना रहा। हाँ, ये भाग्येश 9वें घर से 12वां घर मंगल दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाती हैं तो आपको भाग्य साथ भी देगा आपके। वैसे मैंने कुंडली में देखा काफ़ी योग हैं। अगर आप आपकी जो जन्मभूमि है, जैसे आपने ये लिख रखा है जूनागढ़ लिख रखा है, गुजरात में है, इससे इसको ये आपकी है जन्मभूमि, इसको छोड़ के अगर आप दूर जाती हैं, दूर का मतलब है चाहे आप किसी दूसरी कंट्री में चली जाती हैं या अपने ही देश में कहीं दूर चली जाती हैं, कोई पंजाब में चली जाती हैं, कोई महाराष्ट्र में चली जाती हैं, आपको फ़ायदा होगा, मतलब आपका भाग्य ज़रा साथ देगा जन्मभूमि से दूर जाने पर। और मंगल के लिए जैसे मैंने बोला था, मंगल हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे, मंगल दोष भी खत्म होगा, मंगल भी अच्छा होगा, और मंगल अच्छा हो गया भाग्य भी आपका साथ देगा, आपकी धन वाली दिक्कतें भी दूर होंगी। और यहाँ पे छठे घर में गुरु, ये भी देखो शरीर का मालिक है, छठे घर में बैठा है, ये भी आपको घर से दूर लेके जाएगा। राहु की दशा के बाद 29 के बाद गुरु की दशा चलेगी, वो समय आपका फिर भी अच्छा होगा। अभी तो समय अच्छा नहीं मैं मानूंगा, क्योंकि राहु नीच का है, खराब है। गुरु फिर भी चलो अच्छे फल देगा। तो दोबारा एक बार मैं रिपीट कर दूं कि आपका, क्योंकि जो सवाल के हिसाब से देखो जो पाए होते हैं, आपने सवाल क्या बोला है कि भाई मेरा विवाह नहीं हो रहा, विवाह होना चाहिए, 34-35 साल मेरी उम्र हो चुकी है, और आपको मैंने बोला विवाह ना होने के कई कारण हैं, और बल्कि कुंडली ये भी दिखा रही कि विवाह होने के बाद भी आपकी दिक्कतें आएंगी। तो आप अब विवाह में दो दिक्कतें आने के कारण है, एक तो मैंने बोला 7वां घर जो पति का घर है, उस घर का मालिक बुध, तो बुध के पाए हैं जरूरी। मंगल दोष बना है, उसके लिए हनुमान जी के पाठ पढ़ो। और राहु निवास कुंडली में 7वें घर में बैठा है, उसके उपाय करने हैं। और गुरु पति का कारक, शुक्र विवाह का घर, वो छठे घर में बैठे, इनके मंत्र बोले हैं। तो ये आपने उपाय करने हैं, जिसमें से कुछ उपाय आपके हैं सुबह के टाइम। जैसे सुबह के टाइम आप क्या करो, अभी जो बुधवार आने वाला है, अभी बुधवार को बुध का मंत्र शुरू कर दो सुबह के टाइम। और ये रोजाना 1 2 3 4 माला जितना आप कर सकती हैं रोजाना करो, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। ये तो होगा सुबह का टाइम। बाकी टाइम लगे तो बुध कवच स्रोत का पाठ भी आप पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। व्रत आपकी मर्जी है, रखना आता है तो बुधवार का व्रत रखो, कथा आरती करो। अब रात के समय क्या करना, अभी जो शनिवार आने वाला है, शनिवार को राहु के मंत्र शुरू करके ये 18,000 मंत्र पूरे करने, आपकी मर्जी, चाहे 11 दिन में कर लो, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में। और मंत्र पूरे करने के बाद इनको छोड़ के राहु कवच, राहु स्रोत के पाठ को पढ़ना शुरू कर देना या इनको सुना करो रात के समय। और ये लंबे समय के लिए करने हैं आपने। और दान जो है राहु का, ये तो मैं बोलूँगा चाहे आज से शुरू कर दो, और रोजाना ये दान करना है, या शनिवार को ये दान जरूर किया करो। और राहु के लिए शिव जी के मंदिर जाओ, हनुमान जी के मंदिर जाओ, इनके पाठ पढ़ा करो। और गुरु का जो मंत्र है वो सुबह के टाइम शुरू कर देना, लेकिन अभी रुक जाओ, 1 2 महीने के बाद इसको शुरू कर देना। और शुक्र का मंत्र भी आप 1 2 महीने के बाद रात को कर लिया करो। शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। गुरु का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। केतु का दान जो है, कुत्तों को रोटी डालो। राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, और राहु का दान देख लेना क्या है दान, वो दान किया करो। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज करो। और जिससे आपका विवाह होगा उसकी वजह से कुंडली देखनी पड़ेगी, उसकी कुंडली कैसी है, उसकी कुंडली अच्छी है या बुरी है। अगर उसके कुंडली में 7वां अगर अच्छा हुआ फिर तो दिक्कतें आपको ज़्यादा नहीं आएंगी। जो लड़का होगा अगर उसका भी 7वां अगर खराब निकला, 7वें घर में कोई खराब ग्रह बैठा हुआ, तो विवाह में दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। संतान के रिगार्डिंग कुंडली आपकी वैसे अच्छी है। अभी अगर आपको लग रहा है, अभी भी कुछ लग रहा है कि बात कोई समझ नहीं लगी, कुछ पूछना होगा, मुझे आप व्हाट्सएप पे सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना।